किसे कहते हैं, ये सवाल शशि थरूर पूछ रहे हैं। 24 करोड़ की आबादी वाले देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का मतलब सांसद शशि थरूर कुछ इस तरह बताते हैं। एक वायरल तस्वीर शेयर करते हुए शशि थरूर लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं। जवाब में थरूर ने लिखा था कि वह प्रदेश जहां परीक्षा से पहले उत्तर पता चल जाए। बीजेपी ने सांसद शशि थरूर के बयान को शर्मनाक बताया है और बीजेपी लगातार इस बात को लेकर हमलावर है। उनके एक्स पोस्ट की निंदा करते हुए बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि यह यूपी के लोगों का अपमान है। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने भी यूपी को लेकर की गई टिप्पणियों को निंदनीय बताया है और जितिन प्रसाद भी कांग्रेस पर हमलावर हैं। प्रसाद ने कहा कि यूपी के लोगों को स्टीरियोटाइप करके नीचा दिखाना मजाक का विषय नहीं हो सकता है। नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष आक्रामक है। सरकार को घेरने के लिए वे इसे एक मौके के तौर पर देख रहे हैं। यूपी के मंत्री AK शर्मा भी कांग्रेस पर हमलावर हुए हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर के। अरविंद कुमार शर्मा भी कांग्रेस के ऊपर उन्होंने निशाना साधा है। शर्मा ने कहा है कि अपने नेता के चुनाव जीतते ही उत्तर प्रदेश को हमेशा की तरह अपमानित करना शुरू कर दिया कांग्रेस ने। बीमारू राज्य के दर्जे से ऊपर उठकर यूपी आज इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बन गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था के मामले में यूपी नंबर 1 बना हुआ है। पेपर लीक मामले में यूपी ने किसी भी राज्य के अपेक्षा सख्त कानून बनाए हैं, जहां बुलडोजर चलना भी तय है। नए कानून में पेपर लीक कराने वाले और सॉल्वर गैंग के लोगों के खिलाफ 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा जुर्माने का प्रावधान है। नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हैं। NTA प्रमुख को हटा दिया है। CBI ने आज से पूरी जांच अपने हाथ में ले ली है और इंटर स्टेट गैंग के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। NTA के कामकाज की समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी मामले में एक और याचिका पर सुनवाई की है। नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, जांच को आगे बढ़ने दे। मामले की सुनवाई 8 जुलाई को होगी, जो तय समय पर कहा गया था। मेडिकल टेस्ट में धांधली, भ्रष्टाचार और पक्षपात रोकने के लिए NTA की केंद्रीय योजना लाई गई थी। इसका फायदा सबसे ज्यादा गरीब और मेधावी छात्रों को हुआ है। इस योजना का जो NTA के जरिए टेस्ट होते हैं, उसका सबसे ज्यादा फायदा गरीब और मेधावी छात्रों को हुआ है। प्राइवेट कॉलेज में मोटे पैसे की मांग और लीक वर्षों से समस्या बनी हुई थी। जाहिर है इस व्यवस्था को और दुरुस्त करने की जरूरत है, लेकिन सुधार पर ही सवाल उठाना गलत होगा। तो सुधार पर ही सवाल उठाना गलत होगा, यह बार बार कहा जा रहा है। और उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर के बयान की हर ओर निंदा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं और मंत्रियों ने भी उनके बयान पर आपत्ति जताई है। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने X पर पोस्ट किया कि यूपी का ऐसा अपमान निंदनीय है और इसकी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। मैं अपने राज्य और यहाँ के लोगों को लेकर इस तरह की निंदनीय टिप्पणियों को पर अपमानित महसूस करता हूं। यूपी का ऐसा अपमान निंदनीय है और इसकी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए, ये केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने लिखा है। इसके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने भी शशि थरूर को आड़े हाथों लिया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आप किसी स्टेट को इस तरह से टारगेट करेंगे और देश के सबसे बड़े राज्य को, तो ये उस राज्य की सरकार का अपमान नहीं है, बल्कि उस राज्य के करोड़ों लोगों का अपमान है। इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए और इस तरह की चीज़ों में कुछ लोग तो जो है वो प्रोफेशनल हो गए हैं, उसमें थरूर साहब भी शामिल हैं। और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने भी शशि थरूर के बयान की निंदा की है। जो लोग उत्तर प्रदेश का मजाक उड़ा रहे हैं, उन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका तारुफ करा दें और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजेश चौधरी
जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है। राजेश चौधरी जी हमारे साथ, प्रियंका गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी बहुत स्वागत है। और हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनोद जी बहुत स्वागत है। विनोद जी, अगर आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें और ये चाहें कि आप ओपनिंग कमेंट्स दें इस लिहाज से भी कि किसी राज्य में अगर कोई गतिविधि, अनैतिक गतिविधि, किसी भी तरह का कोई कार्य होता है तो पूरी राज्य की जनता को लेबल करना, ये किस तरह की राजनीति है, क्या हासिल होने जा रहा है इससे? निखिल, जैसे कि अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे तो शशि थरूर साहब शायद यूपी को वो 10 साल पहले का ही बीमारू उत्तर प्रदेश मान रहे हैं। जैसा कि उनको ये लग रहा है कि उत्तर भारत के जो राज्य बीमारू राज्य का दर्जा पाया हुआ था उसमें यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ इस तरह के कई राज्य थे, तो शायद वो वही उसी दौर में हैं। वो इस दौर के यूपी को उन्होंने देखा नहीं है। इस दौर के यूपी को अगर वो देखते, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के एजुकेशन, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर, तो शायद इस तरह का भद्दा मजाक नहीं करते। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो ये मजाक करने की स्थिति में आए हैं कम से कम शशि थरूर साहब और उनके जरा से लोग, तो एक सवाल तो मेरे मन में ज़रूर ये बार बार उठता है कि आखिर ये नीट के एग्जाम को लेके जो बवाल है, लीक के मामले में ये विरोध तो सही है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि ये एक तरह का एक बड़ा रिफॉर्मेशन था एनटीए। रिफॉर्मेशन मैं इसलिए कह सकता हूँ कि जब हम लोग आज से कुछ साल पहले तक ये देख रहे थे कि देश के अलग अलग राज्यों के इस तरह के टेस्ट जब मेडिकल के होते थे तो हम लोग, हमारे बच्चे सारे फॉर्म भरते थे, फिर अलग अलग सेंटर में दौड़ दौड़ के जाते थे। कभी कर्नाटक जा रहा है, कभी आंध्र जा रहा है, कभी एमपी जा रहा है, कहीं वहाँ जा रहा है। जो वैकेंसी जहाँ जहाँ टेस्ट का आता था मेडिकल कॉलेजों का, वो दौड़ते थे। उसके बाद शुरू होता था उसका प्रोसेस की बोली लगती थी कि जो कैपिटेशन फ़ी है उसका डिमांड होता था कि इस कॉलेज में एडमिशन, प्राइवेट कॉलेज में इतना पैसा लगेगा, इस कॉलेज में इतना लगेगा। ये हम लोगों ने देखा है। और इस चीज़ को भुलाते हुए आज एक लीक के मामले में आप पूरे एनटीए और इसकी व्यवस्था पे ही सवाल खड़ा कर दें। नीट एग्जामिनेशन के इस चीज़ को लेके आप सरकार को कटघरे में कर लें, ठीक है, विपक्ष का एक हक बनता है, लेकिन एक जो व्यवस्था बनी थी उसको और दुरुस्त करने की ज़रूरत है, उसमें और एक मजबूत उसका एक किला बनाने की ज़रूरत है। लेकिन आप अगर एनटीए को एक तरह से ये बता देंगे कि ये एनटीए ही गलत है या इस तरह की व्यवस्था लाना ही गलत है, तो फिर इस देश में कोई इस तरह के प्रयास होंगे ही नहीं। तब तो देश के जो बच्चे हैं वो एक बच्चे जो कम से कम 20-20 फॉर्म भरेंगे और 20-20 हज़ार रुपया खर्चा करेंगे। आज अगर एनटीए ने उनको मौका दिया है कि देश के तमाम मेडिकल कॉलेजेस के लिए वो एक फॉर्म भरते हैं और वो देश के किसी भी जो मेरिट उनका आता है उसके हिसाब से एडमिशन लेते हैं, तो ये एक अच्छी पहल है। हाँ, इसमें और सुधार की गुंजाइश है, इसमें और सख्ती की ज़रूरत है, जिसके लिए तो सरकार ने कई ऐसे मजबूत कदम उठाए हैं। हो सकता है कि आने वाले दिन में ये एक कहा जा सकता है कि ये लीक अंतिम हो, और शायद हो सकता है कि मोदी सरकार जो ये अंतिम प्रहार कर रही है उसके बाद शायद ऐसी व्यवस्था चाक चुरुस्त बने जो लोगों का और भरोसा मजबूत हो। निखिल जी, निश्चित तौर पर लोगों का और भरोसा मजबूत होना बेहद ज़रूरी है, लेकिन जो इस तरह की टिप्पणी है प्रियंका जी, आपको लगता है कि आपकी पार्टी के नेता तमाम बार मुश्किल में डाल देते हैं पार्टी के नेतृत्व को, पार्टी को? आपको लगता है कि ये जो टिप्पणी है ये गैर ज़रूरी नहीं थी, और क्या ये उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान नहीं है? देखिए, मुझे लगता है एंकर महोदय, यहाँ पर इस टिप्पणी का मतलब ये नहीं था कि उत्तर प्रदेश के लोग, यहाँ पे टिप्पणी का मतलब था कि उत्तर प्रदेश की सरकार। और उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों थी, मैं ये भी आपको बताना चाहूंगी। 2017 में उत्तर प्रदेश की सरकार आई, वो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, और 2017 के बाद लगातार दर्जनों पेपर लीक हुए। मैं यहाँ कुछ एग्जांपल देती हूँ। 2017 में सिविल सर्विसेज का पेपर, जुडिशरी का पेपर, सिपाही भर्ती का पेपर, दरोगा भर्ती, यूपीपीसीएल की भर्ती, शिक्षक भर्ती, टीजीटी का पेपर, कक्षा 10 की परीक्षा का पेपर लेकर लीक हो गया, टेट लीक हो गया, यूपीएसआई लीक हो गया, लेखपाल भर्ती लीक हो गई, नर्सिंग पेपर लीक हो गया, 2012 का बायोलॉजी का पेपर लीक हो गया, पुलिस भर्ती फिर से एक बार लीक हुई, जिसमें अभी रिसेंट का केस है। 60 लाख बच्चों ने पुलिस भर्ती में एग्जाम दिया था। वो बच्चे इतनी आसानी से यहाँ भर भर के नहीं आते, उनके पास गाड़ियां नहीं होती है, वो ट्रेन और बसों में भर कर आते हैं और अपनी रातें स्टेशन पर बिताते हैं। उनके घर वालों को ये भी नहीं पता होता कि उन्होंने खाया क्या है, पिया क्या। ये होता है उत्तर प्रदेश के लोगों की जो दशा। लेकिन ये कहीं भी उनके कमेंट में स्पष्ट नहीं कि वो उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ कहना चाह रहे हैं। आपकी बात मुझे लगता है पॉइंट आ गया। आप कह रहे हैं कि 2017 के बाद से लगातार जो लीक है वो
जिम्मेदारी किसकी है? एंकर महोदय सुनिए, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहा है, जिम्मेदार कौन है? और समझदार को इतना इशारा काफी है। इधर उधर दूसरों के कंधों पे बंदूक रखने की, चलाने की आदत बंद करिए सरकार। नहीं नहीं, ये उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं जहां जिसका उत्तर पहले ही मिल जाए, तो इसमें ये कैसे है कि सरकार को कहा गया? सीधा मतलब तो यही है कि उत्तर प्रदेश, ये मतलब आप निकाल रही ना, क्योंकि आपके लोगों ने लिखा है। मैं इस पर राजेश चौधरी, और जहां तक जो पेपर लीक का सवाल है इस पर जवाब राजेश चौधरी देंगे, लेकिन ऐसा नहीं था कि 2017 से पहले लीक नहीं होता था। मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा जो उसके बाद से लीक हुए हैं, लेकिन लीक पहले भी होता था। राजेश चौधरी जी, आपको लगता है कि ये जो बात कही गई है ये सरकार को निशाना किया गया है? देखिए, मुझे लगता है कि शशि थरूर जी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए। ये उत्तर प्रदेश के हर नागरिक का अपमान कर रहे हैं। ये राहुल गांधी का अपमान कर रहे हैं, वो वहां से उत्तर प्रदेश से चुन करके आते हैं। यूपी का अपमान है। यह उत्तर प्रदेश कांग्रेस जिस बदहाल स्थिति में छोड़ करके गई थी, वो उत्तर प्रदेश नहीं है। यह वो उत्तर प्रदेश नहीं है जिसको बारी बारी से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी लूटते थे। आज का उत्तर प्रदेश कानून का राज आज के उत्तर प्रदेश के अंदर। और आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, इन्होंने तो जो भर्ती करने के इंस्टीट्यूशन से उनको सबको बर्बाद करके रखा हुआ था। 76 में से 46 एक ही समाज के लोग भर्ती होते थे। ये भूमि पवित्र भूमि है, ये गंगा की भूमि है, ये सरयू की भूमि है, ये यमुना की भूमि है, ये राम की भूमि है, ये कृष्ण की भूमि है। ये राम और कृष्ण की भूमि का अपमान करने का काम ये कांग्रेस कर रही है। ये कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस के नेता चुप बैठे हुए हैं। यदि उन्होंने गलत किया है तो राहुल गांधी उनको अपनी पार्टी से क्यों नहीं निकालते हैं? क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं शशि थरूर के खिलाफ? कोई बोल रहा है उनको डिफेंड करने की कोशिश? कांग्रेस प्रवक्ता देखिए आपके साथ में है, कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता तो कह रही है कि ये दरअसल सरकार पर हमला है। हो चुका है, उत्तर लिखा है, उत्तर प्रदेश नाम लिखा है, सरकार नहीं लिखा। आपने उनका यदि ट्वीट कहीं पढ़ा हो, उस ट्वीट में कहीं दूर दूर तक सरकार के खिलाफ कुछ नहीं लिखा है, उत्तर प्रदेश के निवासियों के खिलाफ। प्रियंका जी, आपका ही सवाल पूछा मैंने, सुन लीजिए जी। उस ट्वीट में कहीं सरकार शब्द प्रयोग नहीं किया, न किसी मंत्री का नाम लिखा है, न मुख्यमंत्री का नाम लिखा है, उत्तर प्रदेश लिखा है। भाई, उत्तर प्रदेश का अपमान कर रहे हैं आप, आंखों में धूप झोंकने का काम कर रही है समाजवादी कांग्रेस की प्रवक्ता। ठीक है, ये बताइए प्रियंका जी, ये भी समझना चाहेंगे, ये जो नीट की परीक्षा है, जो दरअसल जो ये पूरा विवाद है, इसको क्यों नहीं पॉजिटिवली हल करने की कोशिश की जाती है? कम से कम एनटीए का गठन किया गया, कुछ चीजें जैसा कि अभी विनोद जी कह रहे थे कि चीजों को ठीक करने की कोशिश की गई। ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले पर्चे लीक नहीं होते थे या इसके पहले जो धांधली थी वो नहीं होती थी। धांधली पहले भी होती थी, अब भी हो रही है, तो क्यों नहीं सिस्टम को ठीक करने के साथ खड़े हों? ये एक सकारात्मक राजनीति नहीं होगी? देखिए, सकारात्मक राजनीति के बारे में मैं आपको बताती हूँ। सकारात्मक राजनीति ये है कि हम पूरी तरीके से सरकार से चाह रहे हैं कि पेपर लीक ना हो, और लगातार पेपर लीक पर इधर उधर बहाने बनाते हुए नजर आ रहे हैं। पेपर को लेकर शिक्षा मंत्री राजेश जी सुन ले पहले, राजेश जी प्रियंका जी को सुन लेते हैं, आपके पास आएंगे, पहले प्रियंका जी खत्म कर ले। जी प्रियंका जी। भाई, नीट के पेपर में सफाई कौन दे रहा था? इस देश के शिक्षा मंत्री सफाई दे रहे थे। एनटीए पे सफाई कौन दे रहा था? शिक्षा मंत्री सफाई दे रहे थे। उसके बाद क्यों हटा दिया एनटीए के जो वो है डीजी है? इसलिए हटाया ना कि कहीं ना कोई गड़बड़ थी। जब पूरी तरीके से पूरा देश पूरी तरीके से अगेंस्ट हो गया भारतीय जनता पार्टी के, तब जाकर इन्होंने कार्रवाई की है। वरना यहाँ पे हाथ धरे बैठे हुए लोग हैं, ये सुनने वाले नहीं है। 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी अब है। 18 से 35 वर्ष के युवा 60% हैं इस देश में, और वो बेरोजगार है 100 में से 80 लोग, और इनको दिखाई नहीं देता। इनसे पूछिए, क्या युवा जो ऋण लेते हैं अपनी एजुकेशन के, क्या उनकी माफी करेंगे? ये उद्योगपतियों का तो ये खूब माफ करते घूम रहे हैं। हमारे तो मैनिफेस्टो में था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर नहीं बोलेगी। प्रवचन देने को दे दीजिए, उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी बातें करेंगे। ठीक है, लेकिन ये भी सच है, आप जिस तरह से बता रही है, वैसे तो ये राजेश चौधरी बताएंगे, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इसके पहले बिल्कुल रामराज था और अब चीजें खराब हो गई हैं। इसके पहले सभी लोगों को नौकरियां मिली हुई थी, सब लोग बंगले में रहते थे, ऐसा तो नहीं था। और कम से कम उत्तर प्रदेश ने एक कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश की है। राजेश जी, नहीं सुनिए, मैं इसका जवाब देती हूँ। तो सबसे अधिक तो समाजवादी पार्टी के शासन में हुआ। ये उनके गलवैयां करने का काम कर रही है कांग्रेस। ने किस तरह से पासा पलट दिया, अशोक गहलोत बड़ी तरह से हार गए।
तो कांग्रेस को ये लगता है कि ये इसमें एक बड़ा मौका है जिसमें हम मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये एक तंत्र जो बना है, ये गैंग जो है सॉल्वर का, और ये जो गैंग है पूरी तरह से देश में पहले से बरसों से जो जारी है, उसको एक मजबूती के तरह आप कह सकते हैं कि एक कानून, सख्त कानून बनाकर ही इसको खत्म किया जा सकता है। जो कानून पेपर लीक के अगेंस्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी अभी कुछ दिन पहले ही एग्जीक्यूट हुआ है, वो कानून जो है, आप अभी यूपी की बात जो कहते हैं, कभी प्रियंका जी बता रही थी कि सरकार को हमने किया, मैडम वहां पे तो आप पेपर लीक में बाबा का बुलडोजर चलना तय हो गया है कि पेपर लीक में पकड़े गए आदमी को 1 करोड़ का जुर्माना के साथ साथ बाबा का बुलडोजर भी चलेगा। तो वो सख्त कानून बनाने के लिए जब सरकार वहां तैयार है तो शायद उसको एक मौका देनी चाहिए। और रही बात दूसरी कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार आज भी एक याचिका आई थी उसी एनईटी यूजी के, नीट यूजी को लेके, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतनी जल्दी क्यों है, जांच हो रही है। सीबीआई ने आज केस फाइल किया है बिहार में, जो इंटर स्टेट गैंग है, जो कोशिशें हैं जिस स्तर पे इसको सरकार को ये करना चाहिए उस स्तर पे सारी कोशिशें हो रही है। अब सारी कोशिशों को 1 सेकंड में आके धता बता देंगे तो फिर इस देश का सिस्टम, इस देश की संवैधानिक संस्थाएं जो कर रही है, आप सब पे सवाल उठाइए। सिर्फ पार्लियामेंट में आप अगर एक संविधान का एक कॉपी ले लेके अगर ये कह देंगे कि संविधान खतरे में है, तो माफ कीजिए, देश कम से कम इस बात के लिए तो देश को अभी सोचना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो 50 साल पहले के संविधान खतरे में बता रहे थे, या फिर आप जो संविधान खतरे का वो ये बना के संविधान कॉपी लेके घूम रहे हैं, वो संविधान खतरे में है, ये देश को पता है। ठीक है, तो संविधान खतरे की बात आपने कही है, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की एक बाइट भी हमारे पास है, हम उसको चाहेंगे अपने दर्शकों को सुनवाएं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 100 बार यही बात बोलेंगे, और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या संविधान वाकई खतरे में है, और जिस संविधान का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे कि 50 साल पहले वो खतरे में था, तो ये और जो सवाल अभी विनोद मिश्रा जी ने उठाया, प्रियंका जी आपके पास आ रहे हैं कि इसको लेकर के जब हम बार बार कहते हैं कि सकारात्मक राजनीति और एक मौका कम से कम सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए देना चाहिए, क्योंकि इस बात को आप भी इनकार नहीं करेंगे कि ऐसा नहीं था कि 2017 से पहले सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल चुस्त दुरुस्त थी, उसके पहले कोई पेपर लीक नहीं होता था, कभी भी सॉल्वर गैंग ये तो पहले भी एग्जिस्ट करते थे। हो सकता है किसी के राज में, किसी के समय में कम ज्यादा हो सकता है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम इन पर नकेल कसने की जरूरत है। छात्रों का जो भविष्य है उसको कम से कम ये जो पूरा है, जैसा कि विनोद जी ने कहा, इसको मौके की तरह देखना, इस पर सियासत करना, ये और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि भाई इतनी जल्दी किस बात की है, तो क्यों जल्दी लगी है कांग्रेस को या जो विपक्षी गठबंधन है उसको? देखिए, विपक्ष का काम होता है कि वो जनता के मुद्दों को उठाए। इससे पहले ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी 2014 के पहले के पकौड़े तलती थी। क्या विपक्ष की कभी कोई भूमिका नहीं निभाई भारतीय जनता पार्टी ने? तो इस तरह की बातें तो हमें सजेशन नहीं। और रही बात प्रयास की और सकारात्मकता की, तो हम सकारात्मक सवाल उनसे ये पूछते हैं कि 30 लाख पद जो खाली पड़े वो क्यों नहीं भरते। हम पूछते हैं कि सरकारी नौकरियां क्यों बंद करके प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि इसके लिए कुछ वक्त देंगी, इसके लिए कुछ वक्त देंगे कि सरकार बने हुए अभी देखिए ना, पहला सत्र तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। नौकरी करने जाएगा तो क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा कि उसको अपने देश में जो है? नहीं, इसीलिए तो बार बार कहा जा रहा है कि ये ऐसा लगता है कि जैसे आप मौके ढूंढ रहे हैं। इसीलिए प्रियंका जी ये सवाल उठाया जा रहा है कि ऐसा लगता है कि मौके ढूंढे जा रहे हैं। किसको देने जाएंगे? प्रियंका जी सुनिए, तो सवाल इसीलिए तो कहा जा रहा है कि कम से कम कुछ वक्त तो देती, 2-4 महीने बीतते, तब आप कहती कि जी 30 लाख भर्तियों पर कुछ नहीं किया। आपने तो अभी देखिए सत्र का पहला दिन है आज, 10 साल आपको केंद्र में हो गए और उत्तर प्रदेश की जनता ने आपका जो हाल तो नई सरकार बनी, कम से कम कुछ मौका तो दीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको आधे पे समेट दिया है, उसके बाद भी अगर आपके आगे तो उसी जनता का अपमान भी तो कर रहे हैं आपके लोग, उसी जनता का अपमान भी तो कर रहे हैं। सवाल दरअसल वहीं से शुरू हुआ था। राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी राजेश जी। करेंगे तो सरकार हार की बौखलाहट है, इनको जनता के मुद्दों से मतलब नहीं है।
जैसे एक भूखा भेड़िया किसी पे भी शिकार करता है, तो ऐसे ये सत्ता के भूखे भेड़िए हैं। भूखे भेड़िए गिद्ध की तरह घूम रहे हैं कि सत्ता कैसे भी हत्या ले, और जनता जानती है। नहीं, थोड़े से शालीन शब्दों का इस्तेमाल करें। मैं इसको बहुत वो नहीं करूंगा। 99 पर रह गई है। ये इनकी हार की बौखलाहट है, उसको छुपाने के लिए ये अनर्गल प्रलाप करने का काम करते हैं। नहीं, एक दूसरे के ऊपर ना बोले, एक दूसरे के ऊपर ना बोले। प्रियंका जी सुन लीजिए पहले, प्रियंका जी सुन लीजिए। और राजेश जी, मैं चाहूंगा कि ठीक है ये असंसदीय हो सकता है ना हो, लेकिन फिर भी डिबेट बहुत अच्छे मोड में चल रही है, तो थोड़ा शालीन शब्दों का प्रयोग करें। अपनी बात को एक बार फिर से आप कहें जी। नहीं, शालीन शब्दों का प्रयोग ये इनकी हार की बौखलाहट है सत्ता के प्रति जो। सुनिए तो प्रियंका जी, उनको सुन तो लीजिए। प्रियंका जी सुन तो लीजिए, वो बोल रहे हैं, बीच में लगातार बार बार बोल रही हैं। प्रियंका जी सुन लीजिए। हार की बौखलाहट है, ये सत्ता के भूखे हैं। बिल में सही शब्द प्रयोग कर रहा हूं। कांग्रेस सत्ता के बिन जिंदगी नहीं रह सकती है। राजस्थान के अंदर एक भी एग्जाम नहीं पास करा पाए थे ये, उसमें नहीं बोलेंगी ये। ठीक कहा था भाई साहब ने, विनोद मिश्रा जी ने, वो अनशन तो इन्हीं की पार्टी कर रही थी, उसमें नहीं बोलेंगे। एक बार भी सरकार ही पूरी चली गई। और जहां पेपर लीक हुआ है वहां हमने सख्त कार्रवाई की है, कानूनी कार्रवाई की है, कठोर कानून बनाने का काम भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। और किसी भी तरह कोई कोताही युवाओं के भविष्य के बारे में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार का ये संकल्प है, नया कानून बनाएंगे, पारदर्शी व्यवस्था खड़ी करेंगे, और जो प्रतिभाशाली लोग हैं वो आगे आए और अच्छे पदों पर जाएं। इस बात की व्यवस्था सरकार करेगी। आने वाले समय में आप देखेंगे। इजराइल भेजेंगे, आप देश में पलायन करवाएंगे, मजबूरी में लोगों को बाहर जाना पड़ेगा। यही है आपकी सरकार, यही राहुल गांधी थाईलैंड जाएंगे, राहुल गांधी मसाज कराने थाईलैंड जाएंगे। चलिए अब ये सब बातें नहीं करेंगे, हम विनोद मिश्रा के पास आएंगे, क्योंकि ये देखिए दरअसल जो बात में देखिए प्रियंका जी और राजेश जी, मैं दोनों लोगों को चाहूंगा 1 मिनट के लिए सुन ले। मैं चाहूंगा दोनों लोग 1 मिनट के लिए सुन ले। प्रियंका जी आप भी और राजेश जी भी सुनिए। अरे सुनिए, अब सुनिए, आप लोग कहाँ के मुद्दों को कहाँ ले जा रहे हैं। और देखिए इसके पहले क्या पलायन नहीं था देश में, इसके पहले क्या बेरोजगारी नहीं थी देश में, इसके पहले क्या पेपर जो थे वो लीक नहीं होते थे, लेकिन आप लोगों ने इसको एक मुद्दा बनाया। विनोद मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगा। देश को लूटने का काम ठीक है, ठीक है। अब चलिए इस तरह से एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। ठीक है, ठीक है। आपका हम लोगों ने बहुत देर से सुना और मैं आप ही के बात को आगे अपना पासपोर्ट लेकर आइए और दिखाइए। अरे सुन तो लीजिए, आप ही की बात को आगे, आप दूसरों को सुनती नहीं मैडम। मैं राजेश जी की बात नहीं कह रहा हूं, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूं कि आपने जो अपने मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं कि 30 लाख की नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, ये सारी चीजें तुरंत क्यों नहीं दुरुस्त हो रही है, तब तो ये देश को आप जिस मुहाने पे ले गए थे संविधान खतरे के नाम पे, जो खटाखट इकोनॉमी का, तो अब 8,500 के लिए तो सारे कांग्रेस ऑफिस के सामने में लोग खड़े हुए हैं। तो क्या ये सरकार हर जाना बढ़े? आपका घोषणा किया हुआ है कि हम 5 जून से आपको 8,500 आपके अकाउंट में आएंगे, बेरोजगारों को इतना पैसा मिलेंगे। तो ये सब आपने जो किया है, क्या इसकी भरपाई भी यही सरकार कर दे? सवाल ये नहीं है सरकार का। आज का जो निखिल आपसे पूछ रहे थे कि ये पहला दिन है, 18वीं लोकसभा के पहला दिन में आप जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं संविधान की कॉपी को लेके और दिखा रहे हैं कि संविधान खतरे में है। अरे इस संविधान खतरे के नाम पे तो आपने सीटें बटोर ली, इसके बाद आप जब ये बातें करते रहेंगे तो कैसे ये देश की जनता इस बात को विश्वास करे? तब कैसे नहीं इस देश को ये प्राइम मिनिस्टर मोदी याद दिलाएं कि 50 साल पहले कौन सा संविधान रह गया था इस देश में। तो समझने की कम से कम एक बात हम लोग कोशिश करें, नैरेटिव देने से काम नहीं चलेगा। जो पीएम मोदी आज कह रहे थे कि ये संसद है, यहाँ बहस करने की अगर स्वच्छ अपने एक सकारात्मक रूप से विपक्ष की जो भूमिका है उसमें अगर बहस हो तो शायद देश के लिए बेहतर होगा। ड्रामा से शायद किसी का इसमें भला नहीं होने वाला है, न पक्ष का न विपक्ष। ठीक है, दरअसल मैं ये बात कहना चाह रहा था, मैं अपने सभी तीनों लोगों को, खास मेहमानों को, कि दरअसल चिंता छात्रों की होनी चाहिए। मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि इसके पहले भी पेपर लीक होते थे, इसके पहले भी अव्यवस्थाएं होती थी। ये ठीक है, एक दूसरे के ऊपर आप लोग आरोप प्रत्यारोप लगाइए, लेकिन छात्रों के बारे में सोचिए और कम से कम इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश करें, सब मिल करके, पक्ष विपक्ष, और कम से कम एक साथ खड़े हों। फिलहाल आज की चर्चा में बस इतना ही। राजेश चौधरी जी आपको, प्रियंका गुप्ता जी आपको और विनोद मिश्रा जी आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।